मैं अपने विद्यार्थियों से गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्य भाषा पर बात कर रही थी। मुक्तिबोध एमए हिंदी के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके माध्यम से छात्रों को मुक्तिबोध की काव्य भाषा को समझने में मदद मिलेगी। काव्य भाषा के प्रयोग के बारे में मुक्तिबोध ने अपनी कविता में स्पष्ट किया है कि भाषा विचित्र, जिसमें शब्द हैं कलाहीन, जिसमें प्रयोग है ग्राम्य और वे अति कठोर, जो भी नवीन। पर तू सुन मत ओ कलाकार, तेरे शब्दों में लाख लाख दिल वालों का उद्गार। उनके काव्य में विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए भावानुरूप किया गया है। मुक्तिबोध अपनी लंबी कविताओं में विविधतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा के प्रयोग में उनकी विचारधारा यथार्थ के मार्ग पर जाती हुई दिखाई देती है। उनकी काव्य भाषा कभी संस्कृत निष्ठ सामाजिक पदावली की अलंकार वीथिका से गुजरती है, कभी अरबी फारसी तथा उर्दू के नाजुक लचीले हाथों को थाम कर चलती है, कभी अंग्रेजी की इलेक्ट्रिक ट्रेन पर बैठकर जल्दी से खटाक खटाक निकल जाती है, और कभी विशाल जनसमूह के शोरगुल और धक्के मुक्के के बीच एक एक पर तीव्र दृष्टि डालती हुई रुक रुक कर चलती है। विविध रूपी भाषा के साथ मुक्तिबोध अपनी काव्याभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का भी सार्थक प्रयोग करते हैं, और ये रंग यथार्थ की प्रतीति के लिए उनके काव्य में आकर अपनी प्रतीकात्मकता को सफलतापूर्वक सिद्ध करते हैं। जैसे लाल पीली लौ, काली काली जीभ वाली लालटेन उनकी भावाभिव्यक्ति को प्रभावोत्पादक बनाते हैं। मुक्तिबोध जिस प्रकार जीवन के संघर्षों से जूझते हैं, उसी प्रकार भाषा के द्वंद्व को भी झेलते हैं। अपनी आत्माभिव्यक्ति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिस शब्द की आवश्यकता हुई, उसी को लिया, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी भाव चिंतन का हो। अपनी काव्य अभिव्यक्ति को मुक्तिबोध विविध भाषा रूपों में व्यक्त करने का भी प्रश्रय लेते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग भी उनकी काव्य भाषा में हुआ है। मुक्तिबोध की भाषाई शक्ति उनके मुहावरे प्रयोग में छिपी है, जिसका चयन उन्होंने अभिव्यक्ति की सारगर्भिता के लिए किया है। उनकी यथार्थ अभिव्यक्ति में इनके प्रयोग ने एक नई जान फूंक दी है। नारायण मौर्य के अनुसार मुक्तिबोध की काव्य भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है मुहावरों का प्रयोग। इतने सटीक और सहज अर्थ देने वाले मुहावरों का प्रयोग आधुनिक हिंदी काव्य में कम हुआ है। ये मुहावरे अपने आप में काव्य की एक इकाई से लगते हैं। मुक्तिबोध ने अपने काव्य में केवल इनका प्रयोग ही नहीं किया, अपितु नए मुहावरे गढ़े भी हैं। उनके काव्य में प्रयुक्त मुहावरों का पूरा भंडार है। जैसे जमाना सांप का काटा, सच्चाई की आंख निकलना, दिल की बस्ती उजाड़ना, हार का बदला चुकाना, मन टटोलना, था लेना, धर लिया जाना, अपना गणित करना, टूट पड़ना, जमाना सख्त होना, मूठ मारना, मछलियाँ फंसाना, देवदासी चोलियाँ उतारना, जिंदगी के झोल, बौद्धिक सींग उगना, आंख फाड़कर देखना, केंचुली उतारना, उर में तीर आना, आंखों देखी सिर फिरना, सिट्टी पिट्टी गुम होना, लार टपकना, जी तोड़ मेहनत कश,
रास्ता काटना, भौहें चढ़ाना, आईना होना, भाग खड़े होना, दांत पीसना, दांत किटकिटाना, गुल करना आदि मुहावरों का प्रयोग उनके काव्य को अस्पष्ट और यथार्थ अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। जो बात कवि सीधे नहीं कह सकते, उसे मुहावरों के द्वारा और भी सशक्त रूप से चित्रित कर सकते हैं। व्यंग्य और यथार्थ एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग हर पहलू के यथार्थ को उभारने में सहायक होता है। व्यंग्य को परिभाषित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, व्यंग्य वह है जहाँ कहने वाला अधरोष्ट में हंस रहा हो और सुनने वाला दिल मिला उठे, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को उपहासास्पद बना लेना हो। व्यंग्य वह साहित्यिक अभिव्यक्ति है जिसके मूल में विसंगतियों और विडंबनाओं पर चोट की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने कठोर किंतु चुटकीले और सरस प्रहार से व्यक्ति और सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं को सामने लाना है। मुक्तिबोध गहन सामाजिक अनुभूतियों के जनवादी कवि रहे हैं, जो सामाजिक चिंताओं और संवेदनाओं से जुड़कर चलने वाले कवि हैं। उनके साहित्य के अधिकांश भाग में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विसंगतियों और विद्रूपताओं पर प्रहार किया गया है। अत्यंत जटिल रचना प्रक्रिया में यथार्थ को समग्र रूप में प्रकाशित करना मुक्तिबोध ने बहुत ही स्पष्ट रूप में किया है। मुक्तिबोध जब विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रहार करते हैं तो वे उस वक्त अपनी भाषा अस्पष्ट रखते हैं। उनकी प्रगतिशील चेतना विसंगतियों को, सामाजिक संरचना को, विडंबनाओं को, शोषण, अत्याचार, अन्याय के विभिन्न रूपों को पहचान लेती है। यदि समाज की विसंगतियों का वर्णन हो, चाहे वह कृत्रिम मुखौटा उतारना हो, चाहे किसी संस्कृति का वर्णन करना हो या आम जन की पीड़ा का वर्णन करना हो, तो कवि वहाँ व्यंग्यात्मक भाषा से काम लेते हैं। सच्चाइयों और विडंबनाओं को बगैर तरासे और सवारे हुए प्रस्तुत करना भी मुक्तिबोध की प्रवृत्ति रही है, और यही प्रवृत्ति उन्हें कविता में व्यंग्य की ओर अग्रसर करती है। उनकी कविता में व्यंग्य गहरी प्रभाव उत्पादकता पैदा करता है। उनके ब्रह्म राक्षस कविता में निष्क्रिय बौद्धिकता पर गहरा प्रहार गहरी व्यंग्यात्मकता से किया गया है। ब्रह्म राक्षस की पंक्तियां हैं, तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। अपने समकालीन साहित्यकारों के असली रूप की यथार्थ अभिव्यक्ति को दिखाने के लिए भी व्यंग्य शैली का सफल प्रयोग उन्होंने किया है। दिमागी गुहा अंधकार का ओरांग उटांग कविता में मुक्तिबोध लिखते हैं कि सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना, अहम को तथ्य के बहाने। वैसे तो मुक्तिबोध का अधिकतर काव्य व्यंग्य की पैनी धार पर यथार्थ को उद्घाटित करता है, फिर भी इसमें रोचकता और जिज्ञासा निरंतर बनी रहती है। व्यंग्य शैली मुक्तिबोध के लिए उनके काव्य का सशक्त माध्यम ही नहीं, विद्रूप यथार्थ को व्यक्त करने की मजबूरी भी थी। इससे यथार्थ संप्रेषण में उन्हें विशेष सहायता मिलती थी। दूसरे भावाभिव्यक्ति भी रोचक और सरल हो जाती थी। आमजन और उनके दुख दर्दों से जुड़ने के कारण मुक्तिबोध जनवादी कवि कहलाए। सामान्य जन की पक्षधरता से उनकी भाषा व्यंग्य के साथ सामान्य होते हुए भी विशिष्ट रूप ले लेती है।
अपने काव्य शिल्प को अधिक गंभीर बनाने के लिए मुक्तिबोध ने काव्य भाषा के साथ अलंकारों का भी आश्रय लिया था। अलंकारों का प्रयोग उन्होंने काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए न करके काव्याभिव्यक्ति को सरल और प्रभावी बनाने के लिए किया। उनके काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप से आए हैं, न कि सप्रयास। उनके आरंभिक काव्य में छायावादी काव्य की प्रेरणा से मानवीकरण का निर्वाह हुआ है। मानवीकरण अलंकार पाश्चात्य साहित्य की देन है, क्योंकि इस अलंकार का उल्लेख हमारे आचार्यों ने किसी लक्षण ग्रंथ में नहीं किया है। मुक्तिबोध के काव्य में इनका सहज प्रयोग किया गया है। मुक्तिबोध ने अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इसका जो प्रयोग किया है वह कुछ इस प्रकार है। घबराए हुए प्रतीक और मुस्कुराते रूप चित्रण लेकर मैं घर लौटता हूँ। उपमाएं द्वार पर आते ही कहती हैं, कितने बरस तुम्हें और जीना चाहिए। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता में चांदनी का स्थान स्थान पर मानवीकरण किया गया है। कहीं यह चांदनी हंसती है, रोती है, जीती है, मरती है, या फिर धराशायी चांदनी के होंठ काले पड़ जाते हैं। मुक्तिबोध के काव्य में सर्वथा मौलिक मानवीकरण किया गया है और अरूप आत्मा को रूपायित करने के प्रयास किए गए हैं। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, भ्रांतिमान, अपहनुति अलंकारों के साथ मुक्तिबोध ने प्राचीन और परंपरागत अलंकारों का सर्वथा मौलिक प्रयोग किया है। अपहनुति अलंकार में प्रस्तुत का निषेध करके अप्रस्तुत की स्थापना की जाती है। इसमें निषेधात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वह तारकोल पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों के चमकदार नाखून। मुक्तिबोध ने अपहनुति अलंकार का प्रयोग चांद का मुंह टेढ़ा है में नए संदर्भों के आधार पर किया है। उनके काव्य में अलंकार प्रयोग यथार्थ की वैविध्यमयी अनुभूतियों के सही चित्रण के लिए स्वाभाविक शैली में हुआ है। काव्य संसार की परंपरा के अनुसार मुक्तिबोध की कविताओं में अलंकारों का प्रयोग एक विशिष्ट शैली बनकर उभरा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सारे काव्य साहित्य में छंदों का प्रयोग होता रहा है, लेकिन प्रगतिवादी यथार्थवादी कवि मुक्तिबोध ने इस परंपरा को तोड़कर अपनी सभी रचनाएं मुक्त छंद में की हैं। उनके मुक्त छंद प्रयोग के विषय में शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, जो निराला के मुक्त छंदों से हाथ मिलाकर आगे आता है वही सीधी अभिव्यक्ति, तरल मानवीय व्यंजना, मगर उससे अधिक भी कुछ निरालापन के साथ मुक्तिबोधपन। मुक्तिबोध काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग भी अपने विद्रोही और यथार्थ प्रवृत्ति के कारण ही करते हैं। उनके काव्य का सौंदर्य बोध प्रयोग का मोहताज नहीं था। उन्हें तो अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट और सरल बनानी थी, लेकिन फिर भी उनके मुक्त छंद का निर्माण लय से होता है। आधुनिक छंद में शब्द, स्वर और पदगतियों परंपरा से हटकर एक नवीन, असाधारण व्यक्तिगत और विशिष्ट व्यंजन की सृष्टि करते हैं, जिनका तर्क अपने में ही नहीं, अपने लिए मात्र वैसा कुछ मुक्तिबोध के यहाँ क्यों मिलेगा, मगर उनके यहाँ मुक्त छंद की निराली गति में प्रस्तुत राजनीति, सामाजिक इतिहास का मूल्यांकन जो काव्य तत्वों के माध्यम से होता चलता है, वही कवि की मुख्य शक्ति है। यदि मुक्त छंद का प्रयोग विश्लेषणात्मक होता है और उसकी भाषा गद्य के समीप पहुंच जाती है और अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए लय और तुक की बाधा को दूर करने के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुक्तिबोध
प्रयोगवादी और प्रगतिवादी कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्होंने मुक्त छंदों के विविध प्रयोग अपनी अनुभूति को साकार रूप देने के लिए किए हैं। मुक्तिबोध काव्य के प्रतीक भी प्रत्येक संदर्भ में एक विचारधारा को अभिव्यंजित करने का लक्ष्य लेकर चलते हैं। उनके प्रतीक उनकी मार्क्सवादी विचारधारा, उनके यथार्थ और काव्य में उपस्थित विसंगतियों को आकार प्रदान करते हैं। साहित्य में देशकाल के आधार पर परंपरागत प्रतीकों के रूप में प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पौराणिक प्रतीकों का श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र में प्रतीक किसी भाव संपदा को लेकर चलते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रतीकों का प्रयोग रूढ़ होता है। साहित्यिक प्रतीक प्रत्येक स्थिति में एक नए अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। प्रतीक अमूर्त भावों को मूर्त रूप प्रदान करता है, उन्हें वाणी देकर मुखरित करता है। मुक्तिबोध की प्रतिभा समाजोन्मुखी, ध्येयवादिनी, प्रतिवादिनी और भावमयी है। आधुनिक मन की विशेषता अपने परिवेश के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, मूल्यों में अविश्वास और मूल्यों के प्रति अनासक्ति की भावना उनमें नहीं है। वे जीवन के प्रति बड़े भावुक हैं। प्रतीकों, बिंबों और प्रतिमाओं में पूर्ण रूप से अपनी परंपरा से संबद्ध उनकी कविताएं मनुष्य के जीवित रहने की लालसा की धड़कनें हैं। मुक्तिबोध के काव्य में विभिन्न प्रतीकों का साभिप्राय प्रयोग हुआ है। प्रकृति संबंधी जो उपमान हमारी सुप्त भावनाओं को उजागर कर हमारे भाव और विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्राकृतिक प्रतीक कहते हैं। मुक्तिबोध ने मानव मन के विविध भावों तथा प्रकृति को भी प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है। इनमें मानव प्रकृति के प्रतीकों को भी लिया गया है। इनमें आशा के प्रतीक गगन में सुनहले कमल, निराशा का प्रतीक बावड़ी, गुप्तचर का प्रतीक मसखरी चांदनी, भय का प्रतीक अंधेरा, सांस्कृतिक प्रतीक महाभारत के पात्र कौरव, द्रोण, कंस, वासुदेव, रामायण से रावण, तुलसीदास आदि प्रतीकों को लिया गया है। आध्यात्मिक प्रतीक में ईड़ा, पिंगला, कुंडलिनी, ऐतिहासिक प्रतीक में टॉलस्टॉय, तुलसी, शिवाजी, पन्ना, वीर शिवाजी के अलावा वियतनाम सैनिक, गांधी जी, तिलक के प्रतीकों को मुक्तिबोध काव्य में नए, पुराने, आधुनिक इतिहास के पात्रों को, जिनमें पौराणिक व विश्व स्तरीय, सभी को प्रतीक रूप में स्थित और भावों के अनुकूल प्रयुक्त किया है। मुक्तिबोध के काव्य में सामान्य जीवन से कई अछूते प्रतीकों को लिया गया है। इन प्रतीकों में जीवन से संबंधित क्रियाकलाप एवं दैनिक घटनाओं का वर्णन प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। यांत्रिक सभ्यता से अभिशप्त जीवन के प्रतीकों को लेकर आग के कंडों पर टिक्कर सेकते मजदूरों तक को प्रतीक का विषय बनाया गया है। यहाँ कंडे की लाल आग जन चेतना का प्रतीक है, जो चिंतन टिक्कर पका रहा है। इसी प्रकार मजदूरों के रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी वस्तुओं को काव्य में प्रतीकों के रूप में अपनाया गया है, जैसे ईमान का डंडा, बुद्धि का बल्लम, अभय की गेती, हृदय की तगारी, तसला शोषित जीवन से लिए गए प्रतीक हैं। विज्ञान से संबंधित प्रतीकों में चुंबकीय आकर्षण, रश्मियां क्वांटम, आर रेडियस, अमोनियम, फास्फेट, नाइट्रेट जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। मनुष्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होने का यथार्थ वर्णन भी किया गया है। इसी प्रकार शास्त्रीय प्रतीकों का भी सप्रयोजन प्रयोग किया गया है। वैदिक ऋचाओं, सूत्र, छंदस, मंत्र, थ्योरम, प्रमेय, मार्क्स, एंजल, रसेल, हेडलर, स्पेंसर, सात्र, हिडिंबा जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का सार्थक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। मुक्तिबोध ने कुछ प्रतीकों का मौलिक प्रयोग किया है कि वे उनके इतने निजी प्रतीक बन गए हैं कि जैसे
ब्रह्म राक्षस, औरांग उटांग, लकड़ी का बना रावण। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सीधा प्रयोग किया है। फैंटेसी का संबंध कल्पना से है, वह हमारी अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति का साधन है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी एक छीना पर्दा है जिसमें जीवन तथ्य झांक झांक उठते हैं। फैंटेसी का ताना बाना कल्पना तथा बिंबों में प्रकट होने वाली विविध क्रिया प्रतिक्रियाओं से बना हुआ होता है। दूसरे शब्दों में तथ्यों का उद्घाटन अत्यंत गौण और विकारपूर्ण होता है, किंतु उन तथ्यों के में प्रति की गई क्रिया प्रतिक्रियाएं प्रधान होती हैं। फैंटेसी का प्रयोग मनोविज्ञान के अंतर्गत दिवा स्वप्न के अर्थ में लिया जाता है और दिवा स्वप्नों का प्रयोग अवचेतन मन से प्रयुक्त होता है। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली फैंटेसी में चेतन अवचेतन दोनों सक्रिय रहते हैं। कवि की कल्पना भी चेतन अवचेतन मन में उठती है। समकालीन कवियों में मुक्तिबोध ने फैंटेसी का प्रयोग अपने काव्य में सर्वाधिक किया है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य में फैंटेसी का प्रयोग अनेक कारणों से किया है। एक तो वे अंतर्मुखी कवि रहे हैं, दूसरे मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़ने के कारण भी फैंटेसी का प्रयोग उन्होंने किया है। आज जीवन के यथार्थ पर मिथ्या और पाखंड की अनेक परतें जमी हैं। मुक्तिबोध फैंटेसी के द्वारा पाठक वर्ग को इनसे परिचित कराना चाहते हैं। मुक्तिबोध की फैंटेसी में उपमा, रूपक, दृष्टांत, अलंकार, बिंब, प्रतीक एक साथ मिलकर लंबी कविताओं में फैंटेसी का रूप लेकर प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें पहाड़, पठार, गुफा, समुद्र, अंधेरा, बावड़ी, आत्म संभावना, अंतर्मन का डर से अनेक प्रकार के दबाव व तनावों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें कवि की अतिरंजित कल्पना ही इस अद्भुत सत्य को प्रस्तुत करती है। असाधारण भाषा, प्रतीक, बिंब प्रयोग इस फैंटेसी को ट्रेजेडी रूप में चित्रित कर सके हैं। ट्रेजेडी अक्सर फैंटेसी में ही होती है। अंधेरे में फैंटेसी के स्तर पर नाट्य शैली में अभिव्यक्त है। कवि स्वप्न के माध्यम से फैंटेसी रचकर यथार्थ का चित्रण करता है। मुक्तिबोध के अनुसार कभी कभी फैंटेसी जीवन की विस्तृत वास्तविकताओं को लेकर उपस्थित होती है और कथा के अंतर्गत जो पात्र, चरित्र और कार्य प्रस्तुत होते हैं वे सभी प्रतीक होते हैं वास्तविक जीवन तथ्यों के। मुक्तिबोध भाषा विचार के लिए किसी रूढ़ियों का सहारा नहीं लेते हैं। मुक्तिबोध की समर्थ भाषा उनके काव्य को प्राणवान बनाने में समर्थ है। वे प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और विद्रोही कवि रहे हैं। उन्होंने लंबी कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग, नए प्रतीकों का प्रयोग, नई भाषा का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग करके पुरानी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया है। मुक्तिबोध ने संवाद शैली में काव्य रचकर शब्दों में एक प्रकार की अनौपचारिकता को रखा है। मुक्तिबोध की कविता बातचीत का प्रस्ताव करती है। यह बातचीत कई बार आंतरिक आलाप भी बन जाती है या मुखर चिंतन। बातचीत में एक खुलापन है, लेकिन एक खतरा भी है कि तब कवि पाठक के समक्ष अपने आप को अनावृत करता महसूस होता है। तब पाठक के भीतर यह भय भी पैदा करता है। धन्यवाद।